दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में अब पेट्रोल और डीजल के दाम थमने वाले नहीं है, अब चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी डरपोक है, इसीलिए तो एमसीडी चुनाव से भाग रही है, क्योंकि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर बीजेपी जीत गई तो। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों कैसे मोदी सरकार की फजीयत हो रही है जगह जगह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव की नैया पार लगाएंगे डिंपल यादव, आजमगढ़ से लड़ सकती हैं उपचुनाव, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत की किसानों से बड़े अपील, बोले तैयार रहें, कभी भी आंदोलन शुरू हो सकता है। जी हाँ, इस सरकार का नियत ठीक नहीं लग रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में मुस्लिम दुकानों पर जब से बैन लगाने की बात की गई है, मामला गंभीर होता चला जा रहा है। जी हाँ, बताएंगे कैसे मुसलमानों पर बैन लगाने की बात की थी, अब ये मामला तुल क्यों पकड़ रहा है। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में महंगाई की सौगात दे रही बीजेपी की सरकार लोगों को, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुकेश सहनी को बड़ा झटका, बीजेपी में 3 नेता शामिल हो गए, इनके 3 विधायक। बताएंगे कैसे मुकेश सहनी हवा में उड़ रहे थे। जी हाँ, अच्छा खासा इन्हें तेजस्वी ने ऑफर दिया था, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, अब तीनों नगर निगम को एक कर बीजेपी आखिरकार दिल्ली की सत्ता को क्या हासिल करना चाहती है, क्या वो केजरीवाल की राह में कांटे बिछा रही है। बताएंगे दोस्तों कि शीला दीक्षित के राज में क्या था और अब जो है बीजेपी हमेशा से दिल्ली से सत्ता से दूर क्यों रही, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने जी धनखड़ पर बोला बड़ा हमला, राज्यपाल धनखड़ पर, बोले फिलहाल बीजेपी के पिछलुग्गू बने हुए हैं ये, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रुकने वाले नहीं है, अब पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, रोजाना जनता आदत डाल ले। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ताना मारते हुए कहा कि दरअसल जो चुनावी ऑफर चल रहा था वो तो खत्म हो गया है, अब जनता को रोज की रोज ये आदत बना लेना चाहिए, क्योंकि अब रोज महंगाई बढ़ती जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के 1 महीने 2 महीने पहले पेट्रोल के दाम स्थिर कर देते हैं, कोई दाम नहीं बढ़ते, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, चुनावी प्रचार खत्म होते हैं, वैसे ही पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका, जो अहम भूमिका निभाई है भाई, वो निभाई है दोस्तों अंधभक्त जनता ने। अंधभक्त जनता कैसी होती है दोस्तों, कि भले ही मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, बढ़ाने दो, भले ही मोदी सरकार देश में दोस्तों हिंदू मुसलमान कर रही है, करने दो, लेकिन इनको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, भैया मोदी सरकार 5 किलो गल्ला दे रही है। बताइए आप, इससे बड़े अंधभक्त आपको कहां मिलेंगे दोस्तों, जिन लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी सरकार को वोट दे डाला। और जब मोदी सरकार पर खुद ही दोस्तों जब देश का ध्यान बांटने में लगी होगी, तो मेन मुद्दे से तो लोगों का ध्यान जाएगा ही कैसे। जाहिर सी बात है, आप समझिए, जिस भी जनता ने मोदी सरकार को यह सोचकर वोट दे दिया कि 5 किलो गल्ला मिल लिया है, मैं उनसे बड़ा कह सकते हैं दोस्तों अंधभक्त किसी को नहीं समझता हूं। क्योंकि आप खुद समझिए, जिस इंसान ने पूरे देश को हिंदू और मुसलमान की चाशनी में डुबो रखा हो, जो इंसान फिल्मों के जरिए नफरत फैला रहा हो, इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री होगा तो फिर तो क्या ही कहना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही पूरे देश में हो रही दोस्तों, आपको बता दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना, एमसीडी चुनाव टालकर मोदी सरकार हार से बचना चाह रही है। दोस्तों कहते हैं कि एक कोई मोहरा अगर आप खड़ा करते हो और वो मोहरा आप पे ही उलट जाए, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि वो चाल आपको भारी पड़ जाती है। दोस्तों कभी आपने शतरंज खेली है? शतरंज में दोस्तों जब आप गलत चाल चल देते हो और सामने वाला सही चाल कर आपको ब्लॉक कर देता है, और उसके बाद दोस्तों इसका मतलब होता है आप कोई भी चाल नहीं चल पाते।
बस ऐसी ही स्थिति अब मोदी सरकार की बन गई है। वो एमसीडी चुनाव से दोस्तों बीजेपी इसीलिए भाग रही है क्योंकि उसको पता है कि वो अब अरविंद केजरीवाल से हारने वाली है और बीजेपी अपने 4 राज्यों की जीत का मजा फीका नहीं करना चाहती है। बीजेपी नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल और मजबूत हो और कल को वो बीजेपी के सामने खड़े होकर उन्हीं को टक्कर दे। आपके सामने 2 बातें रखना चाहूंगा। कल दोस्तों आपकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक बयान आया। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हार और जीत तो लगी रहती है, कोई पार्टी जीतती है कोई हारती है। कल मैं नहीं रहूंगा, कल नरेंद्र मोदी रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, आम आदमी पार्टी रहे ना रहे, बीजेपी रहे ना रहे, लेकिन देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं चाहती। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दरअसल बीजेपी एक बहुत बड़ी जो देश की पार्टी, जिसे सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास लगभग 1400 एमएलए हैं, वो एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, अगर मैं चुनाव हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दरअसल बीजेपी डरपोक है, नरेंद्र मोदी एक डरपोक प्रधानमंत्री है जो कि आम आदमी पार्टी से डरते हैं। और अगर दोस्तों एक तरीके से, एक नजरिए से देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक डरपोक प्रधानमंत्री है। उन्हें डर लग रहा है दोस्तों कि कहीं वो अरविंद केजरीवाल से हार गए तो सारा का सारा ये जो चुनाव होने वाले अभी हिमाचल प्रदेश और जो है यहाँ पर गुजरात में, उसमें इनको बड़ा झटका लग गया। इसीलिए नरेंद्र मोदी को हार से बहुत डर लगता है भैया। अब आपको बता दें, यही बात नहीं है, आपको बता दो दोस्तों, शीला दीक्षित जो है उन्होंने जो है यहाँ पर दिल्ली पर राज किया। दिल्ली पर राज करते समय उनके राज्य में दोस्तों नगर निगम अलग अलग बांट दिए गए थे शीला दीक्षित के राज्य में। और दोस्तों अब भाजपा क्या करना चाहती है कि दो, आपको याद होगा दोस्तों कि कांग्रेस ने बीजेपी की एक मंशा कभी पूरी नहीं होने दी। कांग्रेस ने दोस्तों 1998 से लेके 2013 तक बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से दूर रखा, यानी कि दिल्ली की सत्ता में आने ही नहीं दिया। अब आप समझिए 1998 से 2013 तक बीजेपी कभी भी दिल्ली की सत्ता पा नहीं पाई। उसके बाद दोस्तों 2013 के बाद से अरविंद केजरीवाल का राज आ गया 2014 में दिल्ली में, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने 2014 के बाद से 2022 तक बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा। यानी कि दोस्तों अब नगर निगम के जरिए बीजेपी जो यहाँ पर दिल्ली की सत्ता पर काबिज पाना चाहती है, वो तीनों नगर निगम को भंग कर एक ही नगर निगम बनाना चाहती है। लेकिन देखना यह होगा कि अब क्या अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे इस पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली भी एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी की जगह जगह हो रही आलोचना, आखिरकार दीदी ने दोस्तों ऐसा क्यों किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अब ममता बनर्जी निष्पक्ष जो पत्रकार है उनके भी निशाने पर आ गई हैं। हालांकि दोस्तों मैं एक बात मानता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये ममता बनर्जी ने ना ही कराया है और ना ही उन्हें इनके बारे में पता होगा। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, अगर वो किसी घटना पर नहीं बोलती तो इसका साफ सीधा सीधा मतलब ये है कि वो भी दोस्तों बीजेपी की राह पर चल रही है। और अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक है दोस्तों उनके ऊपर एक तरीके से है, वो भी वही सब कुछ कर रही है जो बीजेपी कर रही। जैसे कि मैंने फिर कहूंगा दोस्तों कि ममता बनर्जी की सोच एक अलग है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करती है। लेकिन ये जो घटना हुई है इस पर भी दोस्तों ममता बनर्जी को हम बख्श नहीं सकते। जैसे हम दोस्तों बीजेपी को घेरते हैं वैसे ही हम ममता बनर्जी पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। हम जानते हैं कि सच और गलत क्या होता है, सच और गलत की लड़ाई क्या होती है। अगर ममता बनर्जी गलत है इसका मतलब वो गलत है। आप समझिए, ममता बनर्जी का एक बयान आता है, जो वहां का राज्यपाल धनखड़ है वो कहते हैं कि फिलहाल ये गुंडा राज बन गया है। और ममता बनर्जी का बयान आता है कि दरअसल जो राज्यपाल धनखड़ है उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, वो बीजेपी के पिछलग्गू बने हुए हैं, यानी कि बीजेपी के एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों हिमायती बने हुए हैं, पक्षकार का बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी चाहे कितने ही तंज दे, ये बात सच है कि धनखड़ बीजेपी के पिछलग्गू हैं, लेकिन दोस्तों इस बात को भी चुटलाया नहीं जा सकता कि वहां पर 8 मुसलमान लोगों की जान चली गई है। और अब इसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी भी पीएम बनने के लिए मोदी की राह पर ही निकल पड़ी हैं, वो भी अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले होते हुए देख रही हैं। दोस्तों मैं मानता हूं कि दीदी ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया हो, चलिए, क्योंकि ममता बनर्जी को हमने हिंदू मुसलमान करते हुए नहीं देखा, इसलिए ये कहना गलत होगा कि उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया। लेकिन ये बात सच है कि ममता बनर्जी ने अब तक इसकी जानकारी ना ही ट्विटर पर दोस्तों सार्वजनिक रूप से कुछ कहा
और ना ही जो है यहाँ पर ममता बनर्जी ने अब तक देश से इसके लिए कुछ बात बोली है या फिर कुछ अपनी सफाई में पेश किया है। ऐसा ही बीजेपी भी करती है। जब कोरोना में लोगों की मौतें हो रही थी तो बीजेपी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी किसी मीडिया के सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि मोदी अच्छे से जानते हैं कि अगर मीडिया का सवालों के जवाब दे दिए जिस दिन, उस दिन हमारी जनता के सामने पोल खुल जाएगी। इसीलिए दोस्तों तानाशाही का एक अलग ही रवैया चल रहा है। पूरी गोदी मीडिया विपक्ष से, जो सत्ता में सरकार है उससे सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल पूछती है। अब इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी यहां पर मुसीबत में इसलिए भी है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी को तो उसने नहीं निकाला पद से, लेकिन वो ममता बनर्जी को घेर रहा है और कह रहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल को जंगल राज बना दिया। तो मोदी जी और जितने भी बीजेपी के लोग, आप लोगों को तो बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो इम्तिहा कर दी है, कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार करती है बीजेपी, आप देखिए 4 किसानों को मार दिया गया कुचल कर, लेकिन अजय मिश्रा और टेनी मिश्रा जब अवार्ड बांट रहे थे तो कहां बैठा था? गृह मंत्री अमित शाह की बगल में। परसों की बात बता रहा हूं, कोई पुरानी बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी को तो बोलने का हक ही नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में दोस्तों जानबूझकर उन्होंने मुस्लिम समाज के लोग रखे हैं, ताकि लोगों को यह ना लगे कि ममता बनर्जी ने गलत सलत तरीके से इसकी जांच करा ली है। तो हमें उम्मीद है कि ममता बनर्जी एक अच्छी नेता है, वो सामने आकर इसको उसका जवाब देंगी जो भी हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी से लोग काफी उम्मीद करते हैं। एकजुट होकर मुस्लिमों ने भी वोट दिया, अल्पसंख्यकों ने भी। तो ये बात ममता बनर्जी को भूलना नहीं चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका महंगाई डायन खाए जाते। अब ये गाना वायरल हो गया है क्योंकि मोदी सरकार के ऊपर ये गाना फिट बैठता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा, मल्लिकार्जुन खड़से और अधीर रंजन चौधरी ने बोले फिलहाल बीजेपी ने चुनावी प्रचार के बाद से जिस तरीके से महंगाई को बढ़ाना शुरू किया है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दरअसल बीजेपी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है और उसको पता है कि फिलहाल जानबूझकर ये सब कुछ हो रहा है और इसीलिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी यहीं पर नहीं रुके। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है जो कि महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश में जो महंगाई बढ़ाई जा रही है इसको लेकर मोदी सरकार लोगों के निशाने पर है। आप समझिए 2014 में मोदी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे 2013 में, तब वो भाषण दे रहे थे बड़े बड़े कि मैं सत्ता में आते से ही गरीबी को हटा दूंगा, पेट्रोल डीजल बहुत ही सस्ता मिलेगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार को वहां की चाट लग गई और चाट लगने के बाद दोस्तों मोदी सरकार अपनी राह पर निकल पड़ी। आज तक ऐसी सरकारें नहीं आई जिसने कि देश को विभाजित कर दिया हो, देश के 10 टुकड़े कर दिए हो, लेकिन इस सरकार ने आते से ही देश को बांट दिया। हिंदू मुसलमान में बांट दिया, सिख ईसाई में बांट दिया, सिख हिंदू में बांट दिया, दलित हिंदू में बांट दिया, हर समाज हर धर्म को अलग कर दिया। ये पहली ऐसी पार्टी होगी जिसने देश में नफरत का एक अलग ही एजेंडा सेट कर रखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव के दाव से बीजेपी हुई खाने चित। तो क्या दोस्तों अखिलेश यादव ने ढूंढ लिया है सत्ता का रास्ता? क्या अखिलेश यादव का दोस्तों विधानसभा से ही तय होगा दिल्ली तक का रास्ता? दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अखिलेश ने जानबूझकर दोस्तों अपनी करहल सीट को सेफ रखा और लोकसभा की सीट को से इस्तीफा दे दिया, त्याग कर दिया। वहीं पर दोस्तों अब अखिलेश यादव के इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी काफी ज्यादा परेशान है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से जुड़े रहेंगे और आने वाले दोस्तों 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव बाजी मारेंगे। अखिलेश का प्लान सीधा है। अखिलेश यादव ने दोस्तों आने वाले कल को देखते हुए ये प्लान बनाया है। यही कारण है दोस्तों जब अखिलेश यादव विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को घेरेंगे, वो भी हर जमीनी मुद्दे पर घेरेंगे। अखिलेश यादव दोस्तों अब लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, पूरे साल लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, पिछले 5 साल तक जुड़े रहेंगे जब तक ते 2027 के चुनाव नहीं आ जाते। देखिए दोस्तों सोचने में ऐसा लगता है कि 2027 यार बहुत लंबा समय है, लेकिन दोस्तों साल कितनी जल्दी गुजरते हैं ये आप देख ही रहे हैं। ऐसा लगता है हवा की तरह साल जा रहा है और ऐसे ही दुनिया और देश आगे बढ़ता चला जा रहा है।
वो बात अलग है, अब देश में तानाशाही वाला माहौल हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही नहीं होगी, देश की राजनीति बदल चुकी होगी, यहाँ पर और नई पार्टियां आ चुकी होंगी दोस्तों, उनके गठन हो चुके होंगे, लोगों के पास दो पार्टी के अलावा तीसरा ऑप्शन होगा और उसके बाद चौथा ऑप्शन होगा, कई ऐसे ऑप्शन हो जाएंगे पीएम के लिए भी दोस्तों लोगों के पास कि आप देखें ना पीएम के पद के चुनाव भी कितने जगह हुआ करेंगे। तो ये बात तो गलत नहीं है दोस्तों कि फिलहाल अब सत्ता को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा विपक्ष पार्टियों के लिए, और ये देखना दिलचस्प भी होने वाला है क्योंकि आने वाले समय में जाहिर सी बात है राजनीति बदलेगी दोस्तों, और अखिलेश यादव ने आगे की राजनीति के बारे में सोच लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि अखिलेश यादव उनको विधानसभा में घेरेंगे, अखिलेश मजबूत हो रहा है और यही बीजेपी नहीं चाहती है। बीजेपी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिसने मजबूत होने की कोशिश की है बीजेपी ने उसको बर्बाद करने का काम किया है। पहले शिवसेना जो कि बीजेपी से भी काफी मजबूत हो गई थी, शिवसेना को अंदर ही अंदर खाने का काम किया बीजेपी ने और उसको खोखला करती गई, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर और एनसीपी के साथ गठबंधन कर अपनी सरकार बना ली। और उसके बाद दोस्तों बारी आई नीतीश की, धीरे धीरे कर दोस्तों बीजेपी ने नीतीश को कमजोर कर दिया बिहार में ही रहकर। हालात ये हुई दोस्तों कि अब की बार नीतीश से ज्यादा बीजेपी को सीटें मिली, यानी कि नीतीश अब छोटे भाई की भूमिका में है, भले ही उनको सीएम बना दिया गया है लेकिन बड़े भाई की भूमिका में वहां पर बिहार में बीजेपी है। अब दोस्तों बारी आती है मुकेश साहनी की। अब बीजेपी ने धीरे धीरे कर मुकेश साहनी को खाना शुरू किया है। मुकेश साहनी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि काश मैंने लालू प्रसाद यादव की बात मान ली होती तो आज ये हाल नहीं देखना होता, क्योंकि दोस्तों मुकेश साहनी के दो नेता अब जो है बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि दोस्तों मुकेश साहनी को बैठे बिठाए बड़ा झटका लग गया है। ये कहा जा सकता है कि पार्टी तो मुकेश साहनी ने बनाई थी, लेकिन जो विधायक हैं वो इनको दोस्तों धोखा देगा है, डमा देगा है। अच्छा खासा तेजस्वी ने इन्हें जीत के बाद ऑफर दिया था कि वो इनकी पार्टी में आ जाएं, इनको एक बड़ा पद दे दिया जाएगा और इन दिनों दोस्तों उनकी सरकार भी बन सकती थी तेजस्वी यादव की, लेकिन यहाँ पर मुकेश साहनी ने नहीं मानी बात और अब वो पछता रहा है। अब देखना ये है दोस्तों कि आखिरकार मुकेश साहनी बीजेपी को कैसे बड़ा झटका देते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका था कर्नाटक में मुस्लिमों को मेले में दुकान न लगा देने से दोस्तों बड़ा विवाद, मुसलमानों ने उठाई अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजकल अल्पसंख्यकों के ऊपर हर कई जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है। अब दोस्तों कर्नाटक सरकार, बॉम्बई तो आपको पता ही है जब से जो है मुख्यमंत्री बना है तब से जो है दोस्तों आड़े टेढ़े काम कर रहा है। ये मुख्यमंत्री कम दोस्तों एक तरीके से जोकर ज्यादा लगते हैं, क्योंकि आप देखिए सारे काम जोकरों वाले हो रहे हैं। मुसलमानों को हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा, एक बार परीक्षा करा दी तो अब डबल नहीं कराऊंगा। मुसलमानों को गुजरात मेले में अब दुकान नहीं लगाने, वो कर्नाटक में दुकान नहीं लगाने दूंगा। क्या दोस्तों ये साबित नहीं करता कि बॉम्बई एक दोस्तों कट्टर हिंदुत्ववादी इंसान है जो कि बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है। दोस्तों बॉम्बई जिस तरीके से हिंदू मुसलमान कर रहा है, ऐसे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का घोला हुआ जो जहर है वो हर जगह फैल गया है, चाहे वो कर्नाटक हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, जगह जगह बीजेपी दोस्तों देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो इस बात को तो दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि देश में आज जो विचारधारा बीजेपी ने बना रखी है वो विचारधारा कहीं ना कहीं अब बीजेपी पर ही भारी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों कहते हैं सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं होती। जब चांस आएगा तो बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी, और जब सत्ता से बाहर जाएगी तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा। फिलहाल तो यही है दोस्तों कि अब बीजेपी को अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब समय सही हो गया। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबर